गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु ढडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज का हमारा टॉपिक है पॉलीप्रोटिक एसिड्स एंड बेसिस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिड स्ट्रेंथ। तो वो वाले ब्रॉन्स्टेड एसिड्स जो एक से ज्यादा प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं उनको हम पॉलीप्रोटिक एसिड्स या पॉलीबेसिक एसिड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सैलिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड 2 प्रोटॉन्स दे सकता है, इसलिए ये डाइबेसिक है। फास्फोरिक एसिड 3 आयोनाइजेबल प्रोटॉन्स दे सकता है, इसलिए ट्राइबेसिक है। तो अगर मान लीजिए डाइबेसिक एसिड है तो वो 2 स्टेप्स में अपने प्रोटॉन्स दे सकता है। फर्स्ट स्टेप में 1 प्रोटॉन दिया और रिस्पेक्टिव एनायन बनाया। H2X में से एक H पॉजिटिव चला गया तो HX नेगेटिव रह गया। तो ये फर्स्ट रिएक्शन है, फर्स्ट पार्ट है जहां इसने आयोनाइजेशन करके प्रोटॉन दिया है। इसी तरह सेकंड स्टेप में जो ये एनायन है ये एक और प्रोटॉन दे सकता है और डाई नेगेटिव एनायन बना सकता है। तो इस तरीके से क्योंकि इसने 2 बार प्रोटॉन्स दिया है तो ये जो एसिड H2X है ये डाइबेसिक एसिड है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग आयोनाइजेशन कांस्टेंट्स फर्स्ट स्टेप के लिए कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स H+ आयंस इनटू HX नेगेटिव अपॉन H2X। इसको हम फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट Ka1 कहेंगे। इसी तरह सेकंड स्टेप के लिए Ka2 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स H और X2 नेगेटिव अपॉन HX। तो ये जो Ka1 और Ka2 है इनको हम फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट कहेंगे ऑफ द एसिड H2X। इसी तरह ट्राइबेसिक एसिड है, उसमें 3 आयोनाइजेशन कांस्टेंट आएंगे। ओवरऑल ये 3 प्रोटॉन्स दे रहा है, इसलिए ट्राइबेसिक एसिड है, जिसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है। तो फर्स्ट स्टेप में ये 1 प्रोटॉन देता है और रिस्पेक्टिव एनायन H2PO4 नेगेटिव बनाता है और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट Ka1 हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स। इसी तरह सेकंड स्टेप में ये 1 और प्रोटॉन लूज करेगा और सेकंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट अगेन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स H+ इंटू HPO4 2 नेगेटिव अपॉन H2PO4 नेगेटिव ये आएगा। और अभी HPO4 2 नेगेटिव एक और प्रोटॉन दे सकता है जो देने के बाद ये फॉस्फेट आयन बनाता है। इसी तरह थर्ड आयोनाइजेशन कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स H+ इंटू PO4 3 नेगेटिव अपॉन HPO4 2 नेगेटिव आ गया। अब ये जो ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये इट इज द प्रोडक्ट ऑफ equilibrium constants for each contributing reactions, that is ये K is equal to Ka1 into Ka2 into Ka3। पिछले वीडियो में हमने किया भी था कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और राइट हैंड साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई करें इन तीनों आयोनाइजेशन कांस्टेंट्स की, तो यहाँ आएगा Ka1 इंटू Ka2 इंटू Ka3 और दिस दिस को जब हम कॉमन टर्म्स को कैंसिल आउट करते हैं तो अल्टीमेटली हमारे पास ये एक्सप्रेशन बच जाती है। तो दैट मीन्स कि ओवरऑल रिएक्शन जो है ये वाला है और इसके लिए जो ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज 3। देखा जाता है कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सेकेंड एंड सेकेंड इज ग्रेटर देन द थर्ड आयोनाइजेशन constant. So we can say that acidic strength of polyprotic acid decreases as the protons are lost. इसी तरह एक बेस अगर एक से ज्यादा प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो उसको हम कहेंगे polyacidic base. A polyacidic base is a species which can accept more than 1 proton. जैसे कार्बोनेट एनायन है ये 2 प्रोटॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये है डाइएसिडिक बेस। ऑक्सलेट एनायन डाइएसिडिक बेस है और फॉस्फेट एनायन ट्राइएसिडिक है क्योंकि ये 3 प्रोटॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है। तो हर स्टेप में जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट को ऑफ द बेस को Kb1, Kb2, Kb3 कह सकते हैं। अगेन Kb1 विल बी मोर देन Kb2 विल बी मोर देन Kb3। फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिड स्ट्रेंथ। तो जो एसिड्स हैं
उनकी स्ट्रेंथ मेनली डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। जितनी बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो एसिड उतना ही स्ट्रांग होता है, एंड पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड, जितनी बॉन्ड की पोलैरिटी ज्यादा हो एसिड उतना ही स्ट्रांग होता है। तो अगर एक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होती है तो वो आसानी से टूट जाएगा, एनर्जी जो है कम चाहिए उसको तोड़ने के लिए, और H+ आयन आसानी से रिलीज होगा और इस तरीके से वो एक स्ट्रांग एसिड होगा। और अगर एक बॉन्ड ज्यादा पोलर है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है और चार्ज सेपरेशन होने की वजह से क्लीवेज आसानी से होगा और H+ आयन रिलीज होगा और एसिड स्ट्रांग होगा। तो लेट अस सी कि जो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रो एसिड्स है एक एलिमेंट्स के एक पीरियड में वो कैसे चेंज होती है। तो यहाँ पे हमारे पास एक पीरियड के एसिड्स हैं, हाइड्राइड्स ऑफ एलिमेंट्स इन द सेकेंड पीरियड ऑफ मीथेन, अमोनिया, वाटर एंड HF। इनके pKa वैल्यू दी हुई है, तो जितनी कम pKa वैल्यू होती है उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो आप देख सकते हैं HF की pKa वैल्यू सबसे कम है, दैट मीन्स कि लेफ्ट टू राइट जाने पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज कर रही है। इसी तरह यहाँ पे भी कम हो रही है, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ एक पीरियड में इंक्रीज कर रही है, और डाउन द ग्रुप भी इंक्रीज कर रही है, 3 से -7 कम हो रही है pKa वैल्यू। तो एक ग्रुप में भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करी है। तो पहले हम करते हैं एक पीरियड में क्यों इंक्रीज करती है। तो पीरियड भी ये इंक्रीज करती है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर। अब देखिए, मीथेन इज लेस एसिडिक देन अमोनिया, अमोनिया इज मोर एसिडिक देन मीथेन, वाटर इज मोर एसिडिक देन अमोनिया, एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड इज मोर एसिडिक देन वाटर। ये दिस इज बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब हम कार्बन से फ्लोरीन की तरफ जाते हैं, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है और कार्बन की सबसे कम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज्यादा स्ट्रांगली विड्रॉ करेगा और इस तरह से H+ आयन आसानी से रिलीज होगा, तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। जैसे हमने सेकेंड पीरियड में देखा, ऐसे ही थर्ड पीरियड में भी HCl इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2S which is stronger acid than PH3. Next is hydroacids of elements in a group. Relative strength of hydroacid of a group increases as we go down the group. तो हम देखेंगे HI सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा HF से। तो ये जो है कि H2O, इसी तरह ऑक्सीजन वाले ग्रुप में H2TE सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, वाटर सबसे वीक एसिड है। तो ये अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर लगा के देखें तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंगली जो ट्रेंड आना चाहिए था उससे उल्टा है। तो ऐसा क्यों हुआ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हालांकि ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा है, लेकिन एसिडिक कैरेक्टर इसका सबसे ज्यादा है। तो इस केस में वो वाला ऑर्डर क्यों नहीं फॉलो हो रहा है? क्योंकि इस केस में जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं सेंट्रल एटम का साइज बड़ा होता जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन या सल्फर या हाइड्रोजन, इनकी बॉन्ड लेंथ जो है वो इंक्रीज करती है जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं। तो लंबा बॉन्ड, बड़ा बॉन्ड मीन्स आसानी से टूट जाएगा और हाइड्रोजन आसानी से रिलीज करेगा। तो सबसे लंबा बॉन्ड यहाँ है, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो इस केस में जो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड वाला फैक्टर है या बॉन्ड लेंथ वाला फैक्टर है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर को ज्यादा फैक्टर है, उससे ज्यादा बड़ा फैक्टर है ये। आप देख सकते हैं कि अगर हम हेलोजेंस के ग्रुप में देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 से कम होती 2.5 तक पहुंची, लेकिन एटॉमिक साइज जब बढ़ रहा है फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो ये वाला फैक्टर ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिटर्मिनिंग द एसिडिक स्ट्रेंथ देन electronegativity. So the lowermost placed acid is stronger acid than the upper ones. इस strength of hydroacids of halogen atoms को हम उनकी conjugate basis की relative basic strength के आधार पे भी डिस्कस कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब हाइड्रोजन का हेलाइड जो है वो जब डिकम्पोज करेगा तो वो हाइड्रोजन आयन देगा और हेलाइड आयन देगा। अब
ये एसिड है और ये उसका कॉन्जुगेट बेस है। हमने पढ़ा है कि जितना स्ट्रॉन्गर बेस होता है उसका एसिड उतना ही वीक होता है, या वाइस वर्सा, वीक बेस का एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे हाइड्रोजन हेलाइड का जो कॉन्जुगेट बेस होगा, जैसे HF का F नेगेटिव होगा, HCl का Cl नेगेटिव होगा, HBr का Br नेगेटिव होगा और HI का I नेगेटिव होगा। तो जैसे जैसे हम फ्लोराइड से आयोडाइड की तरफ जाते हैं, आयन का साइज इंक्रीज करता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। तो फ्लोराइड आयोडाइड आयन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है, मतलब ये हाइड्रोजन या प्रोटॉन को सबसे कम अट्रैक्ट करेगा। तो दैट मीन्स ये सबसे वीक बेस होगा, ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो क्योंकि जब कॉन्जुगेट बेस वीक होता है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसका मतलब आयोडाइड अगर वीक बेस है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड HI सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो दैट मीन्स HI विल बी स्ट्रॉन्गर एसिड देन HBr, विल बी स्ट्रॉन्गर एसिड देन HCl, will be stronger acid than HF. That's all in today's video. Thank you. Have a nice day.